सोचिए, एक साधारण सा परिवार, एक सपनों का घर, और फिर मिलते हैं खून से सने कुछ कागजात। ये वो कागज हैं जो दशकों पुराने एक ऐसे खौफनाक राज को खोलते हैं जहां हिम्मत, धोखा और बुराई पर अच्छाई की जीत सब कुछ दांव पर लगा है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की दहशत भरी चीख से। जब वीना जी अपने बेटे रचित के हाथ में वो खून से सने कागज देखती हैं तो मानो उनकी दुनिया ही हिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि उस खौफनाक अतीत का दरवाजा थे जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी। दरअसल वो खून से सने कागज ही उस पूरे श्राप की, उस पूरी मुसीबत की पहली कड़ी थे। और यहीं से उन भयानक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रचित के परिवार को बर्बादी की कगार पर ले आता है। देखिए, ये कागजात एक बहुत ही खूबसूरत बंगले के थे जिसे रचित के माता पिता ने कभी अपना सपनों का आशियाना समझकर खरीदा था। पर उन्हें क्या पता था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा गहरा राज दफन है जो उनके इस सपने को एक कभी न खत्म होने वाले डरावने सपने में बदल देगा। वीना जी जो कहानी सुनाती हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली है। वो बताती हैं कि कैसे बस एक छोटी सी गलती, एक पुरानी डरावनी पेंटिंग को फेंकने की गलती ने एक सोए हुए श्राप को जगा दिया। और फिर देखते ही देखते दीवारों से खून टपकने लगा, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और रचित के पिता ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। हालत ये हो गई कि उन्हें अपना वो सपनों का घर छोड़कर भागना पड़ा। और जब लगता है कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा इंसान जो मदद का हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन उसके नकाब के पीछे जो इरादे छिपे थे वो कहीं ज्यादा भयावह और खतरनाक थे। अपनी इस लाचारी से तंग आकर रचित अपने बॉस मिस्टर धर्मत पर भरोसा कर लेता है। वो उसे अपने परिवार का सारा राज बता देता है। उसे लगा था कि धर्मत कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो मदद के लिए एक भेड़िए के पास जा रहा था। मिस्टर धर्मत उसके सामने एक बहुत ही सोची समझी योजना रखते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो सच में इन बुरी ताकतों को खत्म कर देंगे। उनकी बातों से रचित के मन में एक उम्मीद जाग जाती है। उसे लगने लगता है कि चलो, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर धर्मत उस पेंटिंग का जो राज खोलता है वो बहुत खौफनाक था। वो बताता है कि ये बंगला असल में कभी दुष्ट तांत्रिकों का आश्रम हुआ करता था, जिन्हें गांव वालों ने मिलकर जिंदा जला दिया था। और ये पेंटिंग उनकी ही राख से बनाई गई थी ताकि उनकी आत्माओं को इसमें कैद किया जा सके। और रचित की मां ने अनजाने में उस पवित्र फ्रेम को तोड़कर उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया था। अब धर्मत की योजना के हिसाब से रचित को एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलना पड़ता है। एक ऐसा सफर जहां कदम कदम पर खौफ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वहीं उसे एक ऐसी मदद भी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस पेंटिंग का फ्रेम दोबारा बनाने के लिए एक खास लकड़ी की तलाश में रचित एक घने जंगल में पहुंचता है। लेकिन वो बुरी शक्तियां उसे इतनी आसानी से कैसे कामयाब होने देती? उस पर हड्डियों और खून की बारिश होने लगती है। जमीन में अचानक गहरे गड्ढे बन जाते हैं और भयानक आवाजें उसे पागल करने की कोशिश करती हैं। जब रचित की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब वो हार मानने ही वाला होता है, तभी एक दिव्य रोशनी के साथ वहां एक रहस्यमयी साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनके ये शब्द उस घने अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण थे, एक इशारा कि रचित इस लड़ाई में अकेला नहीं है। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। साधु बाबा रचित को बुराई से लड़ने के असली हथियार देते हैं, एक चमत्कारी पेड़ की वो सही लकड़ी और एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसके प्रभाव से रचित पलक झपकते ही बंगले में वापस पहुंच जाता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां जीत का जश्न बस एक भयानक धोखे में बदलने ही वाला था। धर्मत उस लकड़ी से पेंटिंग को सफलतापूर्वक दोबारा फ्रेम कर देता है और बंगले में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक पल के लिए रचित को लगता है, चलो सब कुछ खत्म हो गया, बुरी आत्माएं हमेशा के लिए अपनी कैद में वापस चली गई हैं। राहत की एक लंबी सांस लेते हुए रचित उम्मीद भरी नजरों से मिस्टर धर्मत से पूछता है, अब क्या बचा है सर? उसे पूरा विश्वास था कि उसकी और उसके परिवार की ये भयानक परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई है। और धर्मत का जवाब सुनकर रचित के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है, तुम्हारी बलि? मिस्टर धर्मत का असली दुष्ट चेहरा अब सामने आ चुका था। उसका मकसद कभी मदद करना था ही नहीं, उसका असली लक्ष्य तो उन सभी शक्तियों को अपने अंदर सोख कर परम शक्तिशाली बनना था।
धर्मत की ये पूरी योजना दशकों पुरानी थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उन सभी तांत्रिकों का मुखिया था जो सालों पहले मारे गए थे। वो किसी तरह मौत को चकमा देकर बच निकला था और तब से सही मौके का इंतजार कर रहा था। रचित को नौकरी देना, उसकी मदद करने का नाटक करना, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके आखिर में उसे रचित की बलि देकर असीम शक्तियां हासिल करनी थीं। अब वक्त था अंतिम टकराव का। एक तरफ थी धर्मत की काली शक्तियां और दूसरी तरफ एक साधु का दिव्य तेज, और दांव पर लगा था रचित और उसके पूरे परिवार का भविष्य। ठीक उसी पल जब धर्मत रचित की बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाता है, साधु बाबा एक बार फिर वहां प्रकट हो जाते हैं। ये आखिरी लड़ाई थी, धोखे और सच्चाई के बीच, लालच और त्याग के बीच, काली शक्तियों और दैवीय शक्ति के बीच। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बताते हैं कि धर्मत की हार तो पहले ही तय हो चुकी थी। उन्होंने इस आखिरी लड़ाई से पहले ही धर्मत की शक्ति के असली स्रोत यानी उसके गुरु को नष्ट कर दिया था। इसके बाद साधु बाबा अपनी पूरी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। एक इतनी तेज रोशनी निकलती है जो धर्मत और उस शापित पेंटिंग दोनों को एक ही पल में जलाकर राख कर देती है। ये उन सभी काली शक्तियों का अंत था जो सालों से उस बंगले में कैद थीं। बुराई के मिटते ही बंगले की खिड़कियों से सूरज की पवित्र रोशनी अंदर आने लगती है। सालों से जो अंधेरा उस घर में छाया हुआ था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ये अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक था। साधु बाबा के आशीर्वाद से परिवार के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। रचित के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनका कारोबार फिर से चल पड़ता है और वो बंगला जो कभी डर और आतंक का दूसरा नाम था, अब उनके हंसते खेलते परिवार का घर बन जाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस दिन जंगल में रचित ने हिम्मत हार दी होती तो क्या होता? ये हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अटूट विश्वास और हिम्मत उसे हमेशा हरा सकती है।